नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन चुनारा आपका स्वागत करता हूं चुनारा ई सॉल्यूशंस में। और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल प्रायद्वीप है जो तीनों ओरों से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष का नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। अब बात करते हैं भारत की खोज की। वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह 17 मई सन 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था। और वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था तथा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी केरल के कोचीन में खोली। फिर भारत व्यापार करने आए डच। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी हस्तमाना था। उसके बाद अंग्रेज भारत में आए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। उसके बाद फ्रांसीसियों, डेनिश, स्वीडिश आदि कंपनियों ने भारत में आगमन किया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई तथा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। तथा इस बीच काफी युद्ध हुए थे जिसमें से आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मराठा, प्लासी का युद्ध आदि काफी प्रसिद्ध थे। इन युद्धों के बारे में डिटेल में आप मेरी फ्यूचर में आने वाली भारत से रिलेटेड किसी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जिसमें बंगाल के नवाब को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वो आई तो व्यापार करने थी परंतु बन गई राजा। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दांस्ता की कहानी शुरू होती है। उसके बाद अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को 1799 ईस्वी में हराया और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। उसके बाद 1804 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर 1846 ईस्वी में आंग्ल सिख का युद्ध हुआ जिसमें सिखों की पराजय हुई। और 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विद्रोह हुआ जिसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण घटना बैरकपुर छावनी में घटित हुई, जहां 29 मार्च को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूसों को मुंह से खींचने के लिए इनकार कर दिया था और अपने उच्च अधिकारी की हत्या कर दी थी। अंग्रेजी शासन ने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे व ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी। इन सैनिकों की मौत की खबर से इस विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने भी इन कारतूसों का विरोध कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। और 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर दिया था एवं बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया। भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच हुए कड़े संघर्षों के बाद 20 सितंबर 1857 की तारीख को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर दिया था। और यह समाचार सुनकर पूरे देश में यूं मानो विद्रोह की आग सी फैल गई। इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि की थी।
विद्रोह में असफलता का कारण ये थे कि यह विद्रोह गुस्से में अचानक बिना किसी योजना या बिना किसी संगठन के अलग अलग जगह एवं अलग अलग समय पर शुरू हो गया था, जिससे अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में आसानी हुई। और हमारे क्रांतिकारियों के पास पुराने हथियार थे, जबकि अंग्रेजी सेना के पास नए एवं आधुनिक हथियारों का भंडार था। इस विद्रोह में भारतीय राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ राजाओं ने देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा तो लिया था, परंतु सारे अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित करके 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। परंतु भारतीयों का इस विद्रोह से साहस बढ़ गया था और लोगों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक यह संघर्ष चलता रहा। और उसके बाद सन 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था और बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन आगे चलकर गर्मपंथी नेताओं ने प्रमुखता प्राप्त की। ये नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि थे। तत्कालीन वाइसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। और उसके बाद 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। और उसके बाद सन 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और सन 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन हुआ, जिसके स्वागत में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने व राजधानी को कोलकाता स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और फिर सन 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। इनका संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी साल 24 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बेलगांव पूना में की। और फिर सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। इसे आतंकी अपराध अधिनियम भी कहा गया। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून भी माना। 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में हड़ताल की गई। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करवाया। रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई और कुछ लोग बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे, जिन पर जनरल माइकल ओडायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने हंटर समिति तथा कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी नियुक्त की और सन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जलाए जाने के बाद
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की और चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे। इस कमीशन का कार्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करना या यूं कहें जांच करना था। कमीशन के सदस्य सभी अंग्रेज थे, जिसका बहुत विरोध किया गया और 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन, जिसके नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया था, वह भारत पहुंचा तथा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पूरे देश में साइमन गो बैक के गगनभेदी नारे गूंजने लगे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लोगों पर पुलिस अधीक्षक या पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके चलते 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई और उसका बदला लेने के लिए 10 दिसंबर 1928 की रात को निर्णायक फैसले हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल और दुर्गा भाभी आदि एकत्रित हुए। भगत सिंह ने कहा कि उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला। उसे ही स्कॉट समझकर राजगुरु ने उस पर गोली चलाई। भगत सिंह ने भी उसके सर पर गोली मारी, जिससे अंग्रेजों की सत्ता कांप उठी। भगत सिंह और आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया कि 8 अप्रैल 1929 को जिस समय वाइसराय असेंबली में आए, तभी बम धमाका किया जाए। पहला बम भगत सिंह ने व दूसरा बम दत्ता ने फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दोनों ने सरेंडर कर दिया। जबकि ये दोनों वहां से भाग सकते थे, लेकिन वे स्वेच्छा से बंदी बने और उन्हें दिल्ली जेल में रखा गया। और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया और सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। और अब बात करते हैं दांडी मार्च की। 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ दिया और इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना भी था। इसी कारण से इसे नमक सत्याग्रह भी कहा गया। और इस कानून को तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा तत्कालीन वाइसराय इरविन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए 75 की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या 148 करने तथा संयुक्त निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की बात कही गई और इसे पूना पैक्ट कहा गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था और इसी साल अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। फिर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। उसके बाद 15 फरवरी 1946 को
भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसके 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। और उसके बाद 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटल ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की और 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय बनाया गया और 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। और 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ तथा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश फाइनली आजाद हुआ तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ जो अंग्रेजों ने खुद ही हमें आजाद करने की घोषणा कर दी। तो देखिए, गांधी जी के जन आंदोलन तथा सभी क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था तथा दूसरा मुख्य कारण यह था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समय अंग्रेजों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। दूसरे देशों की बात तो छोड़ दो, वह अपने देश पर भी शासन करने में असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत ने आजादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में भारत जैसी दूसरी अन्य इंग्लिश कॉलोनियों को भी आजादी देने की बात कही थी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय चुना गया, जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। मोहम्मद जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही वाद विवाद चल रहा था। जिन्ना ने अलग देश बनाने की बात कही थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले की हालत और बिगड़ते आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। अब बात आती है कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों हमारा देश आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1947 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय वह आइलैंड फोर्सेस के कमांडर थे। अब यह सवाल आता है कि रात 12 बजे ही क्यों आज़ादी की घोषणा की गई। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी, तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उनके अनुसार यह तारीख अशुभ थी और उन्होंने फिर एक उपाय निकाला और तब 14 तथा 15 अगस्त की रात को 12 बजे का समय तय किया गया। यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी से ये भी कहा था कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच 11:51 PM से 12:39 AM के बीच ही देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय भारत।